नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर जो मतदान दल रहेगा उस मतदान दल के जो मतदान अधिकारी हैं उनके अंदर जो प्रथम मतदान अधिकारी है यानी जिसको हम प्रथम सहायक मतदान अधिकारी के रूप से के नाम से जानेंगे, उसके क्या कर्तव्य हैं उनको समझेंगे। उससे पहले हम संक्षेप में ये जो नया प्रारूप है ये किस प्रकार है इसी को हम देख लेते हैं। ध्यान देना, इस बार जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर पंच का जो चुनाव है वो मतपेटी से होगा और सरपंच का जो चुनाव है वो ईवीएम से होगा। और जो आपका मतदान दल होगा उसके अंदर एक मतदान अधिकारी जिसको हम पहले पीठासीन अधिकारी बोलते थे और 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगे। इस मतदान के अंदर मतपेटी और ईवीएम दोनों का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम दोनों की कार्यप्रणाली को भी समझने का प्रयास करेंगे। ये हम अन्य वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रथम जो सहायक मतदान अधिकारी है, प्रथम सहायक मतदान अधिकारी जिसको हम एपीओ फर्स्ट के नाम से जानेंगे। एपीओ प्रथम ये क्या काम करेगा यानी इसके क्या कार्य हैं। ध्यान देना, इसके पास चिन्हित मतदाता सूची और मतदान पर्ची ये 2 चीज मेन है यानी इनका प्रभारी है। चिन्हित मतदाता सूची और मतदाता प्रभारी, मतदाता पर्ची का प्रभारी। तो इसके जो काम है उनको हम देखें। ये जो मतदान अधिकारी है ये चिन्हित मतदाता सूची और मतदाता पर्ची का प्रभारी होगा और ये मतदाता की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी पहचान कौन करेगा? प्रथम यानी आप जो मतदाता सबसे पहले इसी के पास पहुंचेगा और ये उसकी पहचान करेगा। और इसके लिए क्या दिया है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान के साथ साथ अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं, यानी ये चेक कर ले कि वो पहले से वोट तो नहीं डाला हुआ है। यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखें, इस बार जो मतदान है वो कोविड गाइडलाइन के तहत मतदान है तो वो मास्क लगा के आएगा और आप मास्क के ऊपर अगर कोई चुनाव चिन्ह अंकित है तो आप उसको वापस कर सकते हैं, मतदान के लिए आगे अनुमति नहीं करेंगे। दूसरा, वो जो मतदाता आ रहा है उस मतदाता का अगर आपको संदेह होता है तो आप उसका मास्क उतरवा भी सकते हैं। बाकी अगर एजेंट्स एग्री हैं, आपने नाम पुकारा है, एजेंट्स एग्री हैं तो बगैर मास्क उतरवाए भी आप उसको अनुमत कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, इसके पास निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और सरपंच पद के लिए काम में आने वाली सफेद रंग की मतदाता पर्ची होगी। ये मतदाता की पहचान हो जाने के पर यह अधिकारी मतदाता की प्रविष्टि के समस्त विवरण को जोर से बोलेगा। ध्यान देना, ये काम होगा, ये पहले भी होता आ रहा था, यानी एमएलए और एमपी के जो इलेक्शन होते थे उसके अंदर जो ये काम जोर से बोलने का यानी मतदाता के नाम को ताकि सभी को सुनाई दे जाए तो ये काम करेगा। और जिससे क्या होगा, द्वितीय मतदान अधिकारी और पीछे बैठे हुए पोलिंग एजेंट सुन सके। मतदान अभिकर्ता यदि चाहे तो इस वक्त पहचान बाबत ऐतराज उठा सकते हैं। ध्यान रहे, इस बार हो सकता है पोलिंग एजेंट्स की संख्या ज्यादा हो तो पीठासीन अधिकारी उनको बूथ से बाहर भी बैठाने के लिए कह सकता है, बैठने के लिए कह सकता है। कोविड गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंस की पालना जरूरी है तो इसीलिए आप भी ध्यान रखें कि उन तक आपका मैसेज चला जाए, कि आप की जो आवाज़ है उन तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था आप बूथ के अंदर करें। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जब उसका नाम बोल दिया है तो आप मतदाता के नाम के नीचे अंडरलाइन कर दें। मतदाता का जो नाम आपने बोला है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दें। अगर वो महिला है तो आप उसके बाईं तरफ टिक का निशान कर दें और थर्ड जेंडर है तो बाईं तरफ आप स्टार का निशान लगा दें। ये आप करेंगे। अगर वो दृष्टिबाधित यानी दिव्यांग मतदाता है तो उसको पीठासीन अधिकारी की मदद लेनी होगी। उसी स्थिति में उसके क्रमांक संख्या पर AA आप लिख दें। ये आप करेंगे। यदि मतदाता की पहचान भारतीय निर्वाचन आयोग से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र यानी ईपिक से हो रही है तो आप उसके नाम के आगे क्या लिखेंगे, ई लिख देंगे। तो ये आप काम करेंगे, यानी अंडरलाइन करेंगे। महिला है तो टिक करेंगे और थर्ड जेंडर है तो स्टार लगा देंगे और दिव्यांग है यानी जिसकी मदद पीठासीन अधिकारी करेगा उस स्थिति में आप
उसके क्रमांक के साथ डबल ए लिख देंगे। अगर वो इपिक लेके आए तो ई लिख देंगे। ये काम आप अपनी चिन्हित मतदाता सूची के अंदर कर लेंगे। मतदान के अंत में पुरुष मतदाता, स्त्री मतदाता और थर्ड जेंडर मतदाताओं की मत कितने मत दिए हैं ये आप पूरा इसे पता लगा लेंगे, जो आपने स्टार टिक वगैरह लगा रखी है। इससे क्या होगा कि जब लास्ट में जो फॉर्म ऑफ स्टेटिक्स से भरेंगे तो उसके अंदर ये सहूलियत हो जाएगी, ताकि आप आराम से अपने जो पोलिंग के पश्चात के जो दस्तावेज तैयार करने में सहूलियत हो जाएगी। इसके पश्चात जो काम होगा, साधारणतः प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों के बूथों से मतदान पहचान पर्ची लाते हैं, जिसकी सहायता से पहला सहायक मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में उसका नाम ढूंढता है। पर यदि कोई मतदाता अपने साथ कोई पर्ची नहीं लाता है, यानी अगर पर्ची नहीं भी लेके आए, तो इस मतदान अधिकारी का एक कर्तव्य होगा कि ऐसे मतदाता का नाम ढूंढे तथा पर्ची न होने के कारण मतदाता को नहीं लौटाए। यानी बाहर से जो सरपंच उम्मीदवार हैं या जो पंच उम्मीदवार हैं, उनको जो पर्ची जारी करते हैं, बाय द वे वो पर्ची नहीं भी लेके आ रहा है तो भी आप उसका जो नाम है वो जो बता रहा है, उस हिसाब से आप उसका नाम संबंधित वार्ड की लिस्ट के अंदर उसको ढूंढने का प्रयास करें। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो बाहर से जो पर्ची लेके आ रहा है उसके ऊपर क्या होगा, केवल जो स्पेसिफाई विवरण है वही होगा, उसके अलावा कोई चीज उसके ऊपर नहीं हो। यानी उसके ऊपर जो चीज आएंगी, एक तो आप जो ग्राम पंचायत है वो उसका नाम आएगा, फिर बूथ का नाम आ जाएगा और उसका मतदाता का नाम है और उसकी वार्ड संख्या और क्रम संख्या, यही चीज उसके ऊपर अंकित होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई चुनाव चिन्ह, यानी कहा है कि इसके ऊपर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छापना कानूनी अपराध है। पहचान स्थापित हो जाने के बाद मतदाता पर्ची को फाड़कर कूड़ेदान की टोकरी में डालें, फर्श पर नहीं। और स्पेशली इस बार आपको ये ध्यान रखना है कि कोविड गाइडलाइन के तहत ये मतदाता जो पर्चियां हैं वो स्पेशल आप टोकरी में डालें, क्योंकि हो सकता है वो कितने लोगों के हाथों से गुजर के आ रही है, तो उस स्थिति में अगर वो पूरे कमरे के अंदर फैल रही है तो उससे क्या हो सकता है, संक्रमण की संभावना बढ़ जाए। इसीलिए आप अपनी और सभी की सुरक्षा यानी स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्पेशली उसको एक बड़े कूड़ेदान यानी पात्र रख लें, उसके अंदर आप उसको डालेंगे। उसके बाद में जो आगे का काम होगा उसमें क्या मेंशन किया गया है कि मतदान बूथ पर बैठे मतदान अभिकर्ता यदि चाहे तो किसी मतदाता की पहचान को चुनौती भी दे सकते हैं। ठीक है, बाद में नहीं है। इसी स्थिति में अगर कोई चुनौती देना चाहेगा तो एपीओ प्रथम के पास जो मतदाता है उसी समय उसको चुनौती दी जा सकती है। अगर वहां से वो आगे चला गया तो कोई चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी चुनौती यानी चैलेंज होने के बाद में सारी कार्रवाई जो है पीठासीन अधिकारी करेगा। यानी आप उसको रेफर कर दें पीठासीन अधिकारी के पास, उसको वो चैलेंज वोट वगैरह जो भी स्थितियां हैं वो उसको हैंडल करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अगर वो चैलेंज नहीं है, पहचान स्थापित हो गई, तो पहचान स्थापित हो जाने के बाद प्रथम सहायक मतदान अधिकारी सरपंच पद के लिए सफेद रंग की, ध्यान रखना सरपंच पद के लिए जो सफेद रंग की पर्ची उसने पहले से ही तैयार कर रखी है, जिसके ऊपर सीरियल नंबर वगैरह उसने मेंशन कर रखा है, वो उसको जारी कर देंगे। ये इस बार जो है प्रथम अधिकारी के पास रहेगी पर्ची। एमएलए और एमपी के चुनाव में ये जो पर्ची है द्वितीय के पास रहती थी। तो आप ये सुनिश्चित कर लें पहले से पर्चियों के ऊपर अपने लघु हस्ताक्षर और सीरियल नंबर वगैरह आप मेंशन कर लें। अब मतदाता कहाँ चला जाएगा, अब मतदाता जो है द्वितीय मतदान अधिकारी यानी जो मतदाता रजिस्टर और अमिटशाही का प्रभारी उसके पास चला जाएगा। यानी ये काम जो है प्रथम मतदान अधिकारी यानी एपीओ प्रथम के हो जाएंगे। इसके बाद वो द्वितीय के पास चला जाएगा। द्वितीय के लिए हम एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उसको भी आप देख लें। तो मूल्य इस बार जो ट्रेनिंग है उसके अंदर जो प्रथम सहायक मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी इन्हीं को लिया गया है। बाकी मतदान अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है वो पीठासीन अधिकारी और आरओ जो है जहां पोलिंग पार्टीज पहुंचेंगी वहां उनको ब्रीफ करेंगे और उनको ये सारी डिटेल जो है एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप ये जो काम है ये पूरे करें, जिससे कि वोटर जो है उसकी पहचान सुनिश्चित होके और विधिवत रूप से वो आगे के कार्रवाई के लिए चले, जिससे कि पूरे प्रक्रिया जो है वो स्मूथली चलती रहे, कोई विवाद की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो। आशा है इस वीडियो
का सभी प्रथम सहायक मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा, तो सभी तक इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।